आज़म को मुंतखब करने जा रहे हैं। बल्दिया का इलेक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां से तय होगा इंशाअल्लाह। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई इस तरह की वाहियात किस्म के, इसको हिंदी में कहते हैं अनाप शनाप किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। एक जनाब इनके एक कह दिए कि 30,000 रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में है। मैं उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं बीजेपी के लोगों को, ये आप 1,000 नाम, ये 100 नाम दिखा दो जिस रोहिंग्या के, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट तैयार करता है। मैं दारुस्सलाम में बैठ के तैयार नहीं करता वोटर लिस्ट। फिर उसके बाद एक साहब कह दिए कि मजलिस को वोट लेना मुल्क के मफाद में नहीं है। चेपीडी का शेरवा होने और उन्होंने आकर बोले मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं। क्यों मुल्क के मफाद में नहीं? बिकॉज MIM इज प्रमोटिंग रैबिड इस्लामिज्म। रैबिड का मतलब क्या है? जमहूरियत में अगर कोई हिस्सा लेता है, 1960 से मजलिस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो एलियनेशन को खत्म करने के लिए, ये रैबिड किस्म के जो चीजें होती है उसको खत्म करने के लिए, रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, जमहूरियत में एतमाद पैदा करने के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बीजेपी बोलती नहीं, रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे। अरे भाई, जमहूरियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं मैं, हमारी पार्टी लेती आई है, और फिर ये बोलना कि मुल्क के मफाद में नहीं है मजलिस को वोट देना। क्या मुल्क आपके बाप की जागीर है, मेरे बाप का नहीं है? ये बोलना कि नहीं वोट दे। फिर एक मिनिस्टर आकर रोज कोई ना कोई नई बात। अब कल एक बोल दिए कि अगर बीजेपी जीतती है तो पुराना शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो टर्म है वो इस्तेमाल होता है एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के ऊपर हमला जब करती है, जैसा कि हमारी बहादुर फौज ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैंने उसका वेलकम किया था, मगर बीजेपी की ज़हनियत इतनी खराब है कि सिविलियन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करती। क्या यहां की पुलिस नाकाम है? क्या तेलंगाना की पुलिस फेल हो गई? क्यों पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते साउथ जोन से, पुराने शहर से? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आयद होती है, क्योंकि ये इनकी सरासर नाकामी है कि वो सो रहे थे और पाकिस्तानी घुस गए। मैं तो नहीं बुलाया ना, मैं जानता हूं। अगर आपको मालूम तो चलो कल तक 100 नाम बताओ पाकिस्तानियों के, बताओ आप 100 नाम कौन है पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए, ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का MP मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास कलमदान है होम का, वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में? नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो, और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सदुद्दीन ओवैसी पे। अरे क्या है भाई, मैं इस उम्र के हिस्से में आ गया कि अब मेरी निस्बत भी कोई कबूल नहीं करता, मगर शुरुआत करेंगे मजलिस से। बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2019 से 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या पैसे दिए? कोई जवाब नहीं। एक बता दो तुमने क्या दिया पैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए? नहीं जवाब देंगे। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, हजारों घर पानी में डूब गए। जब बीजेपी को तौफीक नहीं है कि अपने मिनिस्टरों को भिजाकर दिखाते कि जाओ जाकर देखो कि हैदराबाद में लोग परेशान है, नहीं आए, उसके बावजूद भी एक पैसा नहीं देते। आज जो 10,000 की स्कीम के लिए गरीब परेशान है,
اگر بی جے پی کی حکومت دلی کے بادشاہ نریندر مودی ان کی حکومت حیدرآباد کی عوام کی تکلیف کے وقت ساتھ دیتے تو 10,000 کی جگہ گورنمنٹ کا جیو ہے کہ ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. آپ نے ان غریبوں کو محروم کر دیا, ایک پیسہ نہیں دیتے. اور کیا بات کر رہے ہیں, اس ریبڈ اسلامزم ایم آئی ایم کو ووٹ دینا نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایم آئی ایم روہنگیاؤں کے ناموں کو ڈال رہی, اب تو افغانیوں کا بھی ذکر ہو گیا ماشاءاللہ. مانے ہم جو ہے روہنگیا کے نام آ گئے, افغانی آ گئے, پاکستانی آ گئے. ارے کہاں یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ بی جے پی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے, اور بی جے پی اس بلدیہ کے الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کر چکی ہے. انشاءاللہ بی جے پی نہیں جیتے گی, میری بات یاد رکھیے آپ, کیونکہ حیدرآباد کی عوام دوبارہ نہیں چاہتی 1980 اور 1990 کا دور حیدرآباد میں آئے, اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی وہ دور کو کبھی آنے نہیں دے گی. 6.5 سال سے جب سے تلنگانہ بنا, حیدرآباد میں کرفیو چھوڑیے, ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کریڈٹ میں دیتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو, حیدرآباد کی پولیس کو, اور مجلس اتحاد المسلمین کو. اسی لیے میں پلک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی حیدرآباد کو بچانے کی ہے, یہ لڑائی برانڈ حیدرآباد کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے, اور حیدرآباد کے تعلق سے بی جے پی جو واہیات قسم سے جھوٹ اور بکواس بک رہی ہے. آپ بتائیے کہ حیدرآباد ایک برانڈ نیم ہے پورے ملک میں. ملک میں اگر 5 شہر ہیں جو ہندوستان کے لیے گروتھ انجن ہے وہ حیدرآباد ہے. ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر حیدرآباد کو آ رہا ہے. مائیکروسافٹ کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا دفتر حیدرآباد میں. بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیاں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہی ہیں. بی پی آفیسز ہیں, رات میں ہمارے بچے اور بچیاں جا کر کام کرتے ہیں, روزگار سے لگتے ہیں, اور یہ بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ ایک مجلس کی مخالفت میں تم حیدرآباد کے نام کو خراب کر رہے ہو, حیدرآباد کے برانڈ نیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی لوگ حیدرآباد کے نام کے لیے, حیدرآباد کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے, حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے لیے, ملک پیٹ کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے امن کے لیے, مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پورے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے رائے دہندگان برانڈ حیدرآباد کی کو بچانے کے لیے بی جے پی کی ضمانت کو ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور بی جے پی کی شکست یقینی ہے. ارے تم نریندر مودی کو بلا کے کیمپین کرو, چلو پرانے شہر میں دیکھیے کیا ہوگا. بلاؤ وزیر اعظم کو, بلاؤ اور کیمپین کراؤ, بتائیں گے تم کو. یہ کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو, بلاؤ, تمہارا اصل جو چہرہ ہے بلاؤ, مودی کو بلا کر مقابلہ کراؤ, لگاؤ مودی کی میٹنگ ہے, دیکھ لو کتنی سیٹ تم جیتتے. یہاں پر بہار میں کون سا تیر مارے آپ؟ 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, بی جے پی نے بہار میں 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 222 1.5 سال میں 75 پر آ گئے. تم کون سی دنیا میں تم رہ رہے؟ ہم بہار میں 20 سیٹ اور 5 جیتے. انشاءاللہ تعالی جو سفر مجلس کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے امیدوار منہاج کو کامیاب کریے. مجلس کے امیدوار نے آج میرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ منہاج بے لوز بے نفس ہو کر ہر ایک کا کام کیا. منہاج بلا لحاظ مذہب ملت ہر رائے دہندگان کا کام کیا. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. خالی لمبی لمبی چھوڑتے, ایک سے ایک فنٹی ماسٹر, یعنی حد ہو گئی. 15 لاکھ بولے, 15 لاکھ گئے. نوکریوں کا وعدہ کرے, لاک ڈاؤن لگائے.
जब नहीं लगाना था, मैंने तेलंगाना टुडे अखबार में आर्टिकल लिखा था ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बहुत बड़ी गलती की लॉकडाउन को कबूल करके। केसीआर को लॉकडाउन को कबूल नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, संविधान में स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है। चीफ मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की लॉकडाउन को कबूल करके। मैं बोल भी रहा था मत करो, आप तय करो कि कब लॉकडाउन कहां लगना चाहिए। लॉकडाउन लगाए, 3.5 महीने गरीब बर्बाद हो गया, आमदनियां खत्म हो चुकी है, लाखों नौकरियां जा चुकी है, बर्बाद हो गया गरीब। जब इसकी बात करता हूं मैं तो बीजेपी बोलती है जिना हो गया। अरे जिना इतना जिना से मोहब्बत बीजेपी को क्यों समझ में नहीं आता? कुछ था क्या रिश्ता तुम्हारा 60-70 साल पहले उन लोगों से? और वैसी जिना हो गया। अरे कहां जिना हुआ पाशा? जो जिना को मानने वाले थे वो भाग गए पाकिस्तान को रजाकार। हम जिना को ठुकराए, 2 नेशन थियरी को ठुकराए। हमने भारत को अपना वतन माना और हमने भारत को कबूल किया, और हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। याद रखो बीजेपी वालों, ये हमारी बाप की सरजमीन है। इसलिए बाप की सरजमीन है कि हमारे अब्बा के 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 अब्बा जब दुनिया में कदम रखे तो यही रखे। तो अब्बा की जमीन से किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि बाप और बेटे को मरूं क्या। जिन्ना से मोहब्बत है, जा मरो। हमको भारत से मोहब्बत है और सुबह कयामत तक हम रहेंगे। सुनो आरएसएस वालों, भारत के संविधान को बचाएंगे, भारत को बचाएंगे, भारत की गंगा जमनी तहजीब और सेकुलरिज्म को बचाएंगे। हैदराबाद में जो अमन का माहौल पैदा हुआ है उस अमन के माहौल को और मजबूत करेंगे। बीजेपी बोलती है हिंदुओं के खिलाफ है। अरे तुम्हारा एमएलए जो बैठा है ना असेंबली में, गुंगा उन्हें गुंगा मुंह नहीं खोल सकता। उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज नहीं पढ़ सकता। उन्हें तालीम से मुंह से क्या निकलता? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर को 10 करोड़ रुपए दो। चीफ मिनिस्टर दम बखुद हो गए। अकबर साहब आप बिल्कुल, क्या बुरी बात है? हर एक को इख्तियार है जमहूरियत में अपने मजहब पर चलने का। हम अपनी मस्जिदों को सुबह क़यामत तक आबाद रखेंगे भारत में इंशाअल्लाह ताला। इस मस्जिदों में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आएंगी। वहीं पर मंदिरों में लोग जाकर अपनी इबादत और घंटे बजाएंगे। इससे हमको क्या इतराज हो सकता है? बताइए आप बीजेपी वालों, तुमने क्या किया? तुमने मस्जिद को तोड़ी, हमने मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए हुकूमत से मुतालबा किया। हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, तुम तोड़ने का काम करते हो। हम घरों को मिलाने का काम करते हैं, हम दीवारों को मिटाने का काम करते हैं। तुम्हारा काम दीवारों को उठाना, तुम्हारा काम इंसानों के जहनों को बांटना। आज मैं तमाम से अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर 1 दिसंबर के दिन आप अपना एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, ब्रांड हैदराबाद को बचाइए और हैदराबाद के हैदराबादियों को निकलकर हैदराबाद को बचाने के लिए एक मुस्बित पैगाम देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। जब पोलिंग बूथ को जाएंगे, पतंग का निशान दिखेगा बैलेट पेपर पर, बिस्मिल्लाह बोल के बिठाइए मोहर और दबाकर उस पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ मारिए कि मैं मजलिस को वोट इसलिए दे रहा हूं ताकि हैदराबाद में यहाँ के अमन को बरकरार रख सके। मलकपेट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब मिलकर रहे। बलाला साहब यहाँ के मिले। इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए पतंग पर मोहर लगाकर आप अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।